सो कैसी चल रही है आपकी नीट की तैयारी। तो मैं यहाँ आ गई हूँ आज ऑल्टरनेटिंग करंट के एमसीक्यूज के साथ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। तो हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पिक करेंगे इस पैटर्न के, जिस पैटर्न के क्वेश्चंस आपके नीट के एग्जाम में आते हैं, और उन्हें हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते दौरान हम सारे कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करेंगे। ये आपके लिए एक बहुत अच्छा प्रैक्टिस होगा, बहुत अच्छा रिविजन भी होगा। सो डू नॉट मिस दिस आउट। Question number 7. A step-up transformer operates on a 230-volt line and supplies a current of 2 ampere. The ratio of primary and secondary winding is 1:25. The primary current is. तो सबसे पहली बात है कि जब भी हम स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की बात कर रहे हैं, स्टेप अप यानी कि जो नंबर ऑफ वाइंडिंग्स हैं वो आउटपुट की तरफ ज़्यादा है। तो बेसिकली एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है कि नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द सेकेंडरी कॉइल इज मोर देन दैट ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द प्राइमरी कॉइल। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि एक ट्रांसफॉर्मर के केस में जो रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स होता है वो करंट के रेशियो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, कुछ यू, राइट। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि रेशियो ऑफ प्राइमरी टू सेकेंडरी वाइंडिंग इज 1:25, मतलब कि NP डिवाइडेड बाई NS जो है वो 1/25 दिया हुआ है। तो NS बाई NP क्या हो जाएगा, 25/1। दिस इज इक्वल टू IP बाई IS। तो IP की वैल्यू जो है वो हमें निकालनी है, और IS जो है करंट इन द सेकेंडरी कॉइल, यानी कि आउटपुट करंट जो है वो है 2 एम्पियर। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि IP जो है वो हो जाएगा IS इंटू 25। तो IS है 2 एम्पियर इंटू 25 यानी कि 50 एम्पियर्स। तो सही ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 8. In LCR circuit, an alternating EMF E and current I are given by the equations. E is equal to 100 sin 100t and I is equal to 100 sin 100t plus pi by 3. The average power dissipated in the circuit will be. तो एवरेज पावर हम किसी भी सर्किट में कैसे निकालते हैं, IRMS इंटू VRMS इंटू पावर फैक्टर यानी कि cos phi। फाई यहाँ पे क्या है, फेज एंगल। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में फेज डिफरेंस कितना है, फेज डिफरेंस है पाई बाई 3। तो यानी कि फाई की वैल्यू यहाँ पे है पाई बाई 3। ठीक है, और IRMS को हम क्या लिख सकते हैं, I0/√2। VRMS को हम लिख सकते हैं V0/√2, और ये हो जाएगा cos पाई बाई 3। तो I0 की वैल्यू क्या है, I इज इक्वल टू I0 sin ω t प्लस 5। तो यानी कि ये 100 जो है ये I0 की वैल्यू है। तो ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई √2। V0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, E इज इक्वल टू E0 sin ω t। तो ये है E0 की वैल्यू। तो E0 इज बेसिकली V0। कहीं पे हम उसको E0 से डिनोट करते हैं, कहीं पे V0 से डिनोट करते हैं। तो ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई √2 और cos पाई बाई 3 यानी कि cos 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये करंट जो है ये मिली एम्पियर में दिया हुआ है। तो करंट को एम्पियर में भी चेंज करना है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू 10⁻³ तो ये हो जाएगा 25। तो ये हो गया 25 इंटू 10⁻⁻1 यानी कि 2.5 वॉट्स। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है डी। Question number 9. An alternating EMF given by equation E is equal to 300 sin 100 pi t volt is applied to a resistance 100 ohms. The RMS current through the circuit is in amperes. हमें यहाँ पे क्या निकालना चाहिए, सबसे पहले दिया हुआ क्या है, E is equal to E0 sin ω t। तो यहाँ पे ये 300 जो है ये E0 की वैल्यू है, यानी कि पीक वोल्टेज की वैल्यू दी हुई है। इसके अलावा हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू भी दी हुई है। तो अगर पीक वोल्टेज और रेजिस्टेंस पता है तो पीक करंट भी निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा E0 डिवाइडेड बाई R यानी कि 300 डिवाइडेड बाई 100 यानी कि 3 एम्पियर्स। तो ये हो जाएगा पीक करंट की वैल्यू। अब हमें निकालना है RMS करंट। तो IRMS जो होता है वो क्या होता है, I0 डिवाइडेड बाई √2 यानी कि 3 डिवाइडेड बाई √2 एम्पियर्स। तो ये हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन यानी कि ए।
Question number 10. If the alternating current I is equal to I1 cos omega t plus I2 sin omega t, then the RMS current is given by. हमने अभी कुछ रूल्स पढ़े थे थोड़ी देर पहले कि अगर करंट अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट होता है तो उनकी RMS वैल्यूज हम कैसे निकालते हैं. तो जब भी करंट जो है एक साइन और एक कोसाइन फंक्शन के सम से रिप्रेजेंट होता है तो इन दिस केस आई RMS जो है वो क्या होता है स्क्वायर रूट I1 स्क्वायर बाई 2 प्लस I2 स्क्वायर बाई 2. तो यानी कि इनमें से सही ऑप्शन है सी. क्वेश्चन नंबर 11. फॉर अ ट्रांसफॉर्मर द टर्न्स रेशियो इज 3 and its efficiency is 0.75. The current flowing in the primary coil is 2 ampere and the voltage applied to it is 100 volts. इसका मतलब है कि प्राइमरी कॉइल से जो करंट फ्लो कर रहा है वो है 2 एम्पियर. तो IP जो है वो 2 एम्पियर है. इसके अलावा जो वोल्टेज अप्लाई किया जा रहा है प्राइमरी कॉइल के अक्रॉस वो है 100 वोल्ट. ठीक है, तो हमें निकालना है वोल्टेज एंड करंट फ्लोइंग इन द सेकेंडरी कॉइल. तो IS की वैल्यू भी निकालनी है और VS की वैल्यू भी निकालनी है. ठीक है, हमने ये पढ़ा था कि जो एफिशिएंसी होती है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं. एफिशिएंसी होती है VSIS डिवाइडेड बाय VPIP. तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि VSIS जो है वो हो जाएगा ईटा इंटू VPIP. तो एफिशिएंसी की वैल्यू है 0.75 इंटू VP की वैल्यू है 100 और IP की वैल्यू है 2. तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 100 तो ये हो जाएगा 150. ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पे टर्न्स का रेशियो भी दिया हुआ है. टर्न्स का रेशियो क्या होता है NS बाई NP, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल बाई नंबर ऑफ टर्न्स अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल. इसको कहते हैं टर्न्स रेशियो या फिर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो. ये दोनों इसी के नाम है, टर्न्स रेशियो या ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो. और ये दिया हुआ है हमारे पास 3. ठीक है, हमें ये पता है कि वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न्स एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. तो VP बाई VS क्या हो जाएगा NP बाई NS. अच्छा, NP बाई NS क्या है 1/3 क्योंकि NS बाई NP 3 है. तो हम कह सकते हैं कि VS जो है वो हो जाएगा 3VP यानी कि 3 इंटू 100 यानी कि 300 वोल्ट्स. तो VS तो हमने निकाल लिया 300 वोल्ट्स. इसका मतलब है या तो ऑप्शन B करेक्ट है नहीं तो ऑप्शन C करेक्ट है. A और D तो करेक्ट बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, अब एक बार VS निकल गया तो इस एक्सप्रेशन से हमने ऑलरेडी देखा कि VSIS जो है वो 150 था. तो IS कितना हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाई VS यानी कि 150 डिवाइडेड बाई 300. तो ये हो जाएगा 1/2 यानी कि 0.5 एम्पियर. तो करंट हो जाएगा 0.5 एम्पियर और वोल्टेज हो जाएगा 300 वोल्ट्स यानी कि बी हमारा सही ऑप्शन है. क्वेश्चन नंबर 12. A LCR circuit with L is equal to 1 millihenry, C is equal to 10 microfarads and R is equal to 50 ohms is driven with 5 volts AC voltage. At resonance, the current through the circuit is. सबसे पहली बात, जब भी हम रेजोनेंस की बात करें तो रेजोनेंस का कंडीशन क्या है XL और XC को बराबर होना चाहिए. ठीक है, तो जब XL और XC बराबर हो जाएगा तो जो पूरा सर्किट का ओवरऑल इम्पीडेंस है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा R, क्योंकि नॉर्मली इम्पीडेंस होता है √R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर. अब ये दोनों बराबर है तो ये पूरा टर्म जो है वो 0 हो जाएगा. तो Z हो जाएगा √R स्क्वायर यानी कि Z हो जाएगा R. अब अगर हमें इस करंट के थ्रू इस सर्किट के थ्रू करंट निकालना है तो करंट क्या हो जाएगा, पूरे ओवरऑल सर्किट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस यानी कि Z. तो E की वैल्यू जो है वो दी हुई है 5 वोल्ट्स, ये E की वैल्यू है, ये हो जाएगा 5. और यहाँ Z की वैल्यू जो है वो R है और R यहाँ पे दिया हुआ है 50 ओम्स. तो ये हो जाएगा 5/50 यानी कि 1/10 यानी कि 0.1 एम्पियर. तो सही ऑप्शन है डी. क्वेश्चन नंबर 13. In an electrical circuit, RLC and an AC voltage source all are connected in series. Okay.
तो इस केस में क्या है कि एक सर्किट है जिसमें LCR सीरीज में है और ये सभी कुछ एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्टेड है। When L is removed from the circuit, the phase difference between voltage and current in the circuit is pi by 3. अच्छा, नॉर्मली हमें पता है कि किसी भी LCR सर्किट में हम फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं, tan phi is equal to XL minus XC divided by R। अब यहाँ पे पहले केस में क्या हो रहा है कि हमने L को रिमूव कर दिया है। अब चूंकि L को रिमूव कर दिया है तो क्या हो जाएगा, XL जो है वो 0 हो जाएगा। तो इन दैट केस जो हमारा tan phi है, इस केस में जो tan phi 1 होगा वो हो जाएगा XC by R। ठीक है, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस सिनेरियो में phi की वैल्यू है पाई बाई 3, तो XC by R इज इक्वल टू tan पाई बाई 3 यानी कि tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। ठीक है, अब दूसरे केस में क्या हो रहा है कि इफ इंस्टेंट C इज रिमूव्ड फ्रॉम द सर्किट द फेज डिफरेंस इज अगेन पाई बाई 3। मतलब अब सेकेंड केस में हमने C को रिमूव कर दिया, C को रिमूव कर देंगे तो इस केस में tan phi 2 क्या हो जाएगा, XL by R, और इस केस में भी जो फेज डिफरेंस है वो पाई बाई 3 ही है, यानी कि इस केस में भी ये √3 ही है। ठीक है, तो हमें निकालना है पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट। पावर फैक्टर बेसिकली क्या होता है, cos phi, ये हमें निकालना है। तो इसके लिए हमें phi की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने क्या देखा, अब हम ये कह सकते हैं कि tan phi जो है वो क्या होता है, XL माइनस XC बाई R, यानी कि XL बाई R माइनस XC बाई R। XL बाई R इसकी वैल्यू कितनी है, √3। XC बाई R इसकी वैल्यू कितनी है, √3। तो √3 माइनस √3 यानी कि 0, तो यानी कि tan phi की वैल्यू है 0, तो phi की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री। तो अब हम पावर फैक्टर आसानी से निकाल सकते हैं। तो पावर फैक्टर जो है वो होता है cos phi यानी कि cos 0 डिग्री यानी कि 1। तो करेक्ट ऑप्शन है C। क्वेश्चन नंबर 14, a step down transformer is used on a 1000 volt line to deliver 20 amperes at 120 volts at the secondary coil. If the efficiency of the transformer is 80%, the current drawn from the line is। अच्छा, तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में जो नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी साइड में होता है वो ज़्यादा होता है और सेकेंडरी कॉइल में कम होता है, राइट। तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर मतलब नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द प्राइमरी कॉइल इज ग्रेटर दैन नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, अच्छा, अब इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है कि ये ट्रांसफॉर्मर जो है ये यूज करता है 1000 वोल्ट लाइन टू डिलीवर 20 एम्पियर एट 120 वोल्ट। ये डिलीवर हो रहा है, आउटपुट साइड में क्या रहता है, आउटपुट साइड में हमेशा सेकेंडरी रहता है, तो यानी कि ये 20 एम्पियर जो है ये IS की वैल्यू है, सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस करंट की वैल्यू है। 120 वोल्ट जो है ये VS है, यानी कि सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस ये वोल्टेज है। ठीक है, अच्छा, ये ट्रांसफॉर्मर यूज कर रहा है 1000 वोल्ट, इसका मतलब है ये इनपुट साइड में है, तो ये VP है। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है करंट ड्रॉन फ्रॉम द लाइन, यानी कि हमें IP की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में एफिशिएंसी भी दी हुई है, हमें पता है एफिशिएंसी होता है VSIS डिवाइडेड बाय VPIP। तो एफिशिएंसी है 80%, यानी कि 80/100 इज इक्वल टू 120 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू IP। तो IP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 80 इंटू 100। तो ये 0 0, ये 0 0 कैंसिल, ये 0 0, ये 0 0 कैंसिल। तो 2 4 8, 4 3 12। तो इस केस में हमारा जो करंट होगा वो हो जाएगा 3 एम्पियर, यानी कि ऑप्शन A। क्वेश्चन नंबर 15, A generator at a utility company produces 100 ampere of current at 4000 volts। कुछ भी जो भी आउटपुट एंड में हम बात करेंगे वो हमेशा सेकेंडरी कॉइल का होगा। तो यहाँ पे भी ये जनरेटर जो है प्रोड्यूस कर रहा है 100 एम्पियर, यानी कि ये 100 एम्पियर
करंट प्रोड्यूस कर रहा है 4000 वोल्ट पे, द वोल्टेज इज स्टेप्ड अप टू 2,40,000 volts by a transformer before it is sent on a high voltage transmission line. तो अब इस ट्रांसफॉर्मर के लिए जो इनपुट वोल्टेज है वो कितना है, वो है 4000 वोल्ट, ठीक है, और आउटपुट वोल्टेज कितना है, वो है 2,40,000 वोल्ट, बेसिकली ये वोल्टेज है, राइट, तो ये VS है और ये VP है। इसके अलावा ये उसके लिए इनपुट करंट क्या है, इनपुट करंट है 100 एम्पियर, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है द करंट इन ट्रांसमिशन लाइन, मतलब जो आउटपुट करंट है ट्रांसफॉर्मर का वो हमें निकालना है। तो हमको बेसिकली निकालना है इस केस में IS की वैल्यू। तो हमें पता है ट्रांसफॉर्मर के कॉन्सेप्ट में VP/VS जो है वो होता है IS/IP, वोल्टेज और करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो IS हो जाएगा VP/VS इंटू IP। तो VP की वैल्यू है 4000 डिवाइडेड बाई VS की वैल्यू है 2,40,000 इंटू IP की वैल्यू है 100। तो 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 4 10 40, 4 6 24, ये हो जाएगा 2 5 10, 2 3 6, तो ये हो जाएगा 5/3 एम्पियर, यानी कि 1.67 एम्पियर। तो सही ऑप्शन है C। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपका कोई भी फीडबैक हो, कोई भी सुझाव हो तो कमेंट्स में बताएं। मैं आपको जल्दी ही मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।